नमस्कार साथियों। मेरा नाम प्रशांत है। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। बेसिकली ये चैनल जो मैंने बनाई है, ये जो मध्य प्रदेश के सिविल सेवा परीक्षा होती है उसके जितने भी अभ्यर्थी उसका तैयारी कर रहे हैं उनकी मैं थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। एक्चुअली मदद इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इस परीक्षा से कुछ समय से जुड़ा हुआ हूँ। इस परीक्षा को देख रहा हूँ, इस परीक्षा के नेचर को देख रहा हूँ, उसमें होने वाले बदलावों को देख रहा हूँ। तो मैं तो थोड़ा बहुत इस परीक्षा के बारे में जानता हूँ। वो अपना एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा नहीं कि आपका समय ज़्यादा बर्बाद करेंगे, बट आपको जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो साझा करते हुए हो सकता है वो आपके लिए मददगार साबित हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी एक का तजुर्बा किसी के लिए काफ़ी काम आता है। तो पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की जो सिविल सेवा परीक्षा है वो होती किस तरह से है। जैसा कि सब लोग जुड़े हैं, जो लोग इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं ख़ास तौर से, उन्हें पता है कि ये परीक्षा 3 फेज़ में होती है या 3 चरण में होती है। पहली है प्री, दूसरी है मेन, तीसरा है इंटरव्यू, प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। अभी ये परीक्षा अकेला प्री निकलेगा तो भी ये परीक्षा क्वालिफाई नहीं मानी जाएगी। आप प्री और मेन निकाल लेंगे तो भी परीक्षा क्वालिफाई नहीं मानी जाएगी। जब तक कि प्री, मेन और इंटरव्यू पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक आपके द्वारा किए जाने वाला कोई भी प्रयास सफल नहीं माना जाएगा। जो कि ये मेरा अनुभव है और यही सत्य है कि मतलब अपने को तीनों चरण को पार करना होगा, तभी अपना एक फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, तभी अपन जो इतनी मेहनत करेंगे उसका अपने को परिणाम सामने दिखेगा। अभी बात करते हैं कि इस परीक्षा में निरंतर बदलाव हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बदलाव बताया जो मैंने खुद अनुभव किए हैं। 20 से पहले जो सिलेबस था वो थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस था। ख़ासतौर से अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, वहाँ पे 3 एक्ट पूछे जाते थे जिनका खुद का वेटेज 20 नंबर का था। 25-30 नंबर का मध्य प्रदेश आता था, बचा हुआ जीके आता था, कंप्यूटर आता था, स्पोर्ट्स आता था। तो मतलब पेपर काफ़ी हद तक सरल आता था। फिर 20 के बाद परीक्षा में सिलेबस में, मतलब जो पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के बाद 10 यूनिट में पाठ्यक्रम को बांट दिया गया, जिसमें 3 यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5 ये मध्य प्रदेश को डेडिकेटेड थी। यूनिट 1, 3, 5 10-10 नंबर की 30 क्वेश्चन प्लस यूनिट 8 में मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स और मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स, तो लगभग 5 क्वेश्चन, वो 35 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से आते थे। प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं भैया। मुख्य परीक्षा की बात हम कुछ समय बात करेंगे। फिर 2024 में अगेन सिलेबस चेंज हुआ दिसंबर में। जो नया सिलेबस आया जिसके हिसाब से 2024 का भी जो प्री हुआ था 23 जून को, उसमें आप देखेंगे तो 3 यूनिट मध्य प्रदेश को है। मध्य प्रदेश का मतलब इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, और 10वीं यूनिट जिसमें पहले आयोग आते थे 2020 के सिलेबस के हिसाब से, अब वहाँ पे जनजातियाँ रख दी गई हैं। जनजातियों की भौगोलिक, मतलब जो भौगोलिक विस्तार है वो क्या है, कितनी टाइप की जनजातियाँ पाई जाती हैं, उनके रिचुअल्स क्या हैं, उनकी मतलब कला और संस्कृति क्या है, वो किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, उनके पर्वों को क्या कहते हैं, पुराने जितने भी जनजातीय मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, किस तरह योगदान दिया, महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। अपन ने जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, अपन मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने कितने जनजातियों के लिए संग्रहालय बना के रखे हैं, कितने उनके लिए स्पेशली स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं, उनकी संस्थाएं चल रही हैं, और क्या क्या उनको योजना के थ्रू मध्य प्रदेश सरकार लाभ दे रही है। सारी चीज़ें आपको 10वीं यूनिट में सेपरेटली उनके लिए पढ़ना है। क्योंकि मध्य प्रदेश को आदिवासी प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा जनजाति परसेंटेज है। 21% कह रहा हूँ। नंबर्स में तो बहुत सारे प्रदेश ज़्यादा हैं, बट परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है। अभी बात करेंगे हम कि मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में भी बहुत सारे बदलाव हुए। पहले जो सिलेबस था 2020 वाला सिलेबस, 20 वाले सिलेबस में पेपर 3 तक ही आपके 10 यूनिट्स थी सिलेबस में। मतलब जैसे पेपर 1 है, उसके 2 पार्ट, एक पार्ट में 5 यूनिट, दूसरे 5 से 5 यूनिट, 2 में सेम
3 में टोटल 10 यूनिट। पेपर 4 से आपके यूनिट्स 5 बचते थे, 5 यूनिट पेपर 4 में, और फिर आपकी हिंदी की 5-6 यूनिट और आपका निबंध, इस तरह से सिलेबस था। बट अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट हुए हैं सिलेबस में 2024 में, उसके हिसाब से आप देखने जाएंगे तो पेपर 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 पेपर्स में आपको 10 यूनिट पढ़ने हैं। तो मतलब 5 यूनिट आपकी सीधी पेपर 4 में बढ़ गए। हिंदी में भी थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, निबंध में बहुत सारे टॉपिक ऐड हो गए। तो हाँ, निबंध में एक चीज़ अच्छी हुई कि पहले कुछ टॉपिक के बाद एक शब्द लगा हुआ था आदि, मतलब जिसके लिए वो कुछ भी पूछ सकते थे और आप उनके खिलाफ बोल नहीं सकते थे कि आपने ये क्या पूछ लिया, आपने तो बताया नहीं था हमें। इस बार उन्होंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक सेलेक्ट कर दिए, बट टॉपिक्स के काउंट्स बढ़ा दिए। उतने निबंध तैयार करना भी अपने आप में एक टफ टास्क है। सबसे बड़ा चैलेंज नया आपको उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप, समाजशास्त्र, सोशलॉजी बहुत डिटेल में पढ़नी है, जो कि पहले नहीं थी। इस तरह से कुछ मेंस का है, बट मेंस के लिए सेपरेट बात करेंगे क्योंकि मेंस बहुत डेप्थ है और बहुत सारी बात करनी है। अभी जो बेसिक एजेंडा है, जो मैं जिस तरह आपको थोड़ा हेल्प करने का सोच रहा हूँ, उस पर बात करते हैं। आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का वेटेज दिन पे दिन इस परीक्षा में बढ़ते ही जा रहा है। 20 से पहले आप देखेंगे तो लगभग 25 क्वेश्चन, मिनिमम 25 क्वेश्चन आते थे। 20 के बाद आप देखेंगे तो 20 से 23 तक लगभग मिनिमम 35 क्वेश्चन आते थे। 24 की परीक्षा में लगभग 45 क्वेश्चन है, और हो सकता है 45 से 50 क्वेश्चन के बीच में भी आए, क्योंकि 24 के सिलेबस में जो 3 यूनिट मैंने आपको बताई वो तो है ही हैं। यूनिट 5 और यूनिट 6, जिसमें मध्य प्रदेश की और भारत की राज्यव्यवस्था, मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था, उसमें आप देखने जाएँ तो 5-5 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे। तो आपके पहले हो चुके थे 30 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन। करंट अफेयर अलग से 5 क्वेश्चन आएंगे मध्य प्रदेश के, तो 45 क्वेश्चन। लेकिन आप जब सिलेबस को इन डेप्थ में देखेंगे तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश का राज्यव्यवस्था और भारत की राज्यव्यवस्था में बंटवारा जो सिलेबस में है वो 50-50 है। लेकिन मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था का जो सिलेबस का बंटवारा है उसमें 70-30 है। मतलब 70% वो आपसे मध्य प्रदेश पूछने वाला है और 30% आपसे भारत की अर्थव्यवस्था पूछने वाला है। उसमें कुछ फिक्स चीज़ें पूछने वाला है, बट इसमें बहुत सारी वेरीज जो आप मतलब वेरिएबल्स हैं, जैसे कि आप बात करेंगे नए नए जो स्कीम्स आ रहे हैं, या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में क्या क्या है, फिर SDG इंडेक्स में आपने क्या क्या है, मध्य प्रदेश का क्या कंडीशंस हैं। क्वेश्चन अभी आया था, मतलब इसका सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इंडेक्स का जो आया था क्वेश्चन, वो भी इस बार आया था 2024 के एग्ज़ाम में। तो मेंस में भी आप देखेंगे तो मेंस में भी इसी तरह का आप हाल पाएंगे। मेंस में आप एक देखने जाएंगे तो आप देखेंगे कि पेपर 1 के पार्ट 1 में कुछ 90 नंबर का इतिहास है मध्य प्रदेश का, पार्ट 2 में 30 नंबर का आपका ज्योग्राफी है, तो 120 नंबर, 300 में से 120 नंबर सिर्फ मध्य प्रदेश है पेपर 1 में। पेपर 2 में भी आप देखेंगे तो पार्ट 1 में आपका 2 कुछ यूनिट, मतलब 60 नंबर आपका मध्य प्रदेश का है, मतलब राज्यव्यवस्था का। फिर आप पेपर 3 में जाएंगे तो जहाँ पर अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे 3 यूनिट आपकी मध्य प्रदेश की 90 क्वेश्चन नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो मतलब 90, 60, 120, मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेंस और प्री को मिला के मध्य प्रदेश का। हाँ, बहुत सारी टॉपिक्स अगर आप मध्य प्रदेश के सिलेबस में देखेंगे, खासतौर से मध्य प्रदेश के सिलेबस में, तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। इवन मेंस में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ही हैं, प्री में वो चीज़ें नहीं हैं। तो अगर अपन प्रॉपरली मेंस की तैयारी करेंगे मध्य प्रदेश की, तो प्री की तैयारी साथ में हो जाएगी। तो बेसिकली अभी आते मुद्दे की बात पे, मैं आया था मध्य प्रदेश की तैयारी के बारे में आपसे बात करने के लिए, कि मैं आपको कैसे सहयोग करने का सोच रहा हूँ। एक प्रयास करूँगा, अगर अच्छा रिस्पांस मिला और हो सकता है आप सबको थोड़ा अच्छा लगे या आपको सहयोग लगे कि सहयोग हो रहा है, तो फिर मैं वो एफ़र्ट डालूँगा और उसको कंटिन्यू करूँगा। अभी आप देखेंगे तो मैंने जो 2-3 साल में देखा है, मध्य प्रदेश के बारे में समझा है या तैयारी के बारे में समझा है, तो मैंने एक पैटर्न बनाया तैयारी का, कि अपन कोई टॉपिक है उसको आप कितने सब टॉपिक में ब्रेक कर पा रहे हो, ब्रिक्स एंड पीसेस आप से कितने कर पा रहे हो, कितने भागों में आप विभाजित कर पा रहे हो मैक्सिमम, और फिर उन भागों के आप बेसिक नोट्स, कुछ लोग सिनॉप्सिस तो वर्ड अलग है, सिनॉप्सिस में बहुत कम चीज़ें होती हैं, बिल्कुल सिनॉप्सिस वो चीज़ होती है जो नोट्स से बनाई जाती है। दैट मीन्स कि आपको वो पर्टिकुलर नोट्स याद रखने के लिए कुछ सिनॉप्सिस चाहिए, बट बेसिक नोट्स आप कैसे बनाएंगे, या मतलब जो मैंने एक पैटर्न फॉलो किया वो आपके सामने रखने वाला हूँ। और उस नोट्स को आप मेंस के लिए उस नोट्स का कैसे यूज़ करोगे, और
प्री के क्वेश्चंस मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के आप उस नोट्स को प्री के लिए कैसे और स्ट्रेंथन और अपडेटेड करोगे विद फैक्ट, ये यहाँ पे डिस्कशन में करने वाला हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन एक मध्य प्रदेश का टॉपिक ले लेते हैं, मध्य प्रदेश की नदियाँ, बहुत बड़ा टॉपिक है, ह्यूज टॉपिक है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। मध्य प्रदेश की नदियों में से एक टॉपिक पकड़ लेते हैं, मां नर्मदा। मां नर्मदा को हम कितने डायरेक्शंस में डिवाइड करें या कितने मतलब मां नर्मदा को हम किस तरह से या किसी भी नदी को हम किस तरह से पढ़ें, उसका एक फ्रेमिंग हो, उस फ्रेमिंग के हिसाब से अगर हम बेसिक नोट्स तैयार करेंगे तो वो बड़े बेनिफिशियल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर नदी की बात करें तो बेसिकली नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, समापन कहाँ पे हो रहा है, मध्य प्रदेश की या मतलब इसका जो पाथ है, रास्ता है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक, जिसका बेसिन है कहाँ से लेके कहाँ तक फैला है, जोग्राफिकली किन किन प्रदेशों में फैला है, किन किन जो आपने पॉलिटिकली जो राज्य बना दिए वो किन किन राज्यों में फैला है। जैसे जोग्राफिकली बात करें तो वो समुंदर से जाके मिलती है, निकलती पहाड़ों से, पर्वत से मिलती जाके समुंदर में है, गर्त का एक निर्माण हुआ है जिस गर्त में वो बैठती हैं। फिर अभी आप बात करेंगे कि वो राज्य, तो जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्यों में बहती हैं। समापन उनका गुजरात में होता है। तो ये हो गया आपका मतलब एक एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था कि नदी कहाँ से उद्गमित हुई, कहाँ समापन होती है, कहाँ कहाँ बहती है, नदी की लंबाई कितनी है, एक बेसिक जानकारी आपके पास नदी के बारे में होना चाहिए। फिर नदी का दूसरा टॉपिक, नदी में कितने तरह के जलप्रपात बन रहे हैं, मतलब कितने जलप्रपात बन रहे हैं, तरह नहीं, कितने जलप्रपात बन रहे हैं। इस नदी में कितनी नदी घाटी योजना है, मतलब इसको बोलते हैं हम जल विद्युत योजनाएं। कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो जल विद्युत योजनाएं हैं। हर योजना में कितने स्टेट लाभान्वित हो रहे हैं, क्वेश्चन इस बार आया हुआ है सरदार सरोवर के लिए कि कितने राज्यों से लाभान्वित होते हैं, प्री में 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरा सेगमेंट हो गया नदी के लिए। चौथा, नदी जहाँ से निकल रही है वो कितनी मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन किसी बड़े यूनिट लाइक जैसे कि कोई बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर को सप्लाई दे रही है या किसी पर्टिकुलर पावर प्लांट को सप्लाई दे रही है या कोल प्लांट को सप्लाई दे रही है, वो आपको फैक्ट्स उसमें डालने होंगे। फिर जो नदी है वो नदी के रास्ते में इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन से हैं, उस सिटीज़ का हिस्टोरिकल मतलब बैकग्राउंड क्या है, वहाँ पे कैसे मतलब कुछ डिफरेंट चीज़ें बनी हैं। जैसे ओमकारेश्वर में अपने यहाँ मतलब स्टैचू बन रही शंकराचार्य जी की जो बनी हुई है वो। फिर नदी जोड़ो परियोजना, मतलब कि नदी से मतलब जो परियोजना लिंक हुई है वो नदी जोड़ो परियोजना। जैसे चोरल नदी में नर्मदा जी का पानी जाता है इंदौर के लिए, जो कुंभ के समय शुरू किया गया था। तो वो ऐसी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना होंगी और बेसिक नोट्स में उसको इंक्लूड करना होंगी। मतलब जितने डायमेंशंस आप खोल सकें नदी के, उतने आपको खोल के उन सब के आपको बेसिक नोट्स बनाने होंगे। फिर आप देखेंगे कि आप एक कोई स्टैंडर्ड बुक से या कोई आपने क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं तो वहाँ से, कोई कोचिंग से या वहाँ से आप एक जो वीडियो देखेंगे या आप स्टैंडर्ड बुक से आप एक बेसिक नोट्स इस तरह से बना लें डायमेंशंस में। आप ऐसा मत लिखेंगे एकदम बस आपने नदी उठाया और आपने ये लिख दिया वो लिख दिया, ऐसा नहीं। उसको थोड़ा बांट लें। जैसे मैं आपको बताया कि उसका सामान्य परिचय में लिख दें 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, उससे बनने वाली नई नदी योजनाएं लिख दें, उस पर उसका वो किसको सहयोग कर रही है वो लिख दें, उस पर जल विद्युत योजनाएं लिख दें, वो कितने राज्यों से निकल रही वो लिख दें। तो आपके पास सब टॉपिक्स बहुत सारे डिवाइडेड हो जाएंगे। जल प्रपात उस पर कौन कौन से बन रहे हैं वो आप लिख दें। हाँ, कुछ स्पेशल फैक्ट्स भी होते हैं नदियों के लिए। जैसे कोई नदी है, वो चंबल की बात करें अपन, चंबल के बीहड़ का निर्माण करती है। मतलब आप अगर मतलब नॉर्थ साइड देखेंगे, उत्तर के मैदानों में, तो बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो बहुत भयंकर बाढ़ लाती हैं, तबाही मचाती हैं। तो कोसी गंडक आपने सुने होंगे, जो बिहार साइड हालत ख़राब कर देती। तो वो वैसे अगर कोई फैक्ट है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं सामान्य परिचय में। जैसे कि आप अगर बात करें तो नर्मदा नदी की अगर अपन बात करें तो नर्मदा नदी में आप फैक्ट ऐड कर सकते हैं कि नर्मदा बचाओ, मतलब नर्मदा नदी से बहुत सारे
इसके वातावरण जो पर्यावरण के बचाव आंदोलन जुड़े हुए हैं। तो पर्यावरण के बचाव आंदोलन नर्मदा नदी पे कितने हुए, कौन कौन से उसमें लोग इन्वॉल्व थे, कब हुए, कौन सी परियोजना के तहत हुए, कितने गाँव गए, ऐसे बहुत माइन्यूट फैक्ट है। और बीएससी आजकल इस तरह क्वेश्चन बना रहा है। जैसे आप देखने जाएंगे तो जो सरदार सरोवर परियोजना है भरूच में है, उसमें जल विद्युत 3 राज्यों को मिल रही है, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को और गुजरात को। लेकिन उसकी नहरों से 4 राज्यों को पानी मिल रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। तो सेम प्रोजेक्ट बट इलेक्ट्रिसिटी वो 3 लोगों को दे रहे हैं और मतलब वाटर वो 4 स्टेट को दे रहे हैं। तो बहुत माइन्यूट फैक्ट है, बट एग्ज़ाम में इस तरह के फैक्ट आते हैं। तो आपने एक खाक तैयार कर लिया, फिर आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारी राइटर स्कीम है, किसी पर्टिकुलर राइटर का नाम नहीं लेने वाला, कि 2 मार्कर्स की 7 मार्कर्स और 10 मार्कर्स, जो कि नया पैटर्न हो गया, 3, 5 और 11 की जगह। तो उसकी बुक्स मिलती हैं, वो टॉपिक वाइज बुक्स होती हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के भूगोल की टॉपिक वाइज बुक होगी कि नदियों में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं 2 नंबर के। तो सारे क्वेश्चन दिए होंगे, सारे के आंसर फ्रेम किए हुए होगा, बट वो आंसर मत देखिएगा। आप क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम पे बहुत सारी कोचिंग्स ने अपनी जो सैम्पल्स कॉपियाँ हैं, जो कि पीएससी अपनी देती है 2024 के नए पैटर्न के हिसाब से, वो डालती हैं, उसके प्रिंट आउट ले लीजिएगा। आपने 1 पेज पे या 1.5 पेज पे नर्मदा नदी का बेसिक नोट्स बना लिया, जो मैंने आपको बताया जिस तरह से। 2 मार्कर में से आपने क्वेश्चंस निकाले नर्मदा नदी के, जो कि अभी तक पूछे गए हैं, जो उसमें रहेंगे, या फिर जो उसने बनाए हैं कि जो कि पूछने के चांसेस हैं। आपने वो क्वेश्चंस बना लिए। आपने क्वेश्चंस बनाने के बाद क्वेश्चन आपको मिल गया, वहाँ से आपने क्वेश्चंस को जो फ्रेम, जो कॉपी आपने प्रिंट आउट की हुई है पीडीएफ से, उसमें आपने 2 मार्कर क्वेश्चन लिखा और आंसर अपने फैक्टों से निकाल के आप उसमें लिखिएगा, जो आपने फैक्ट बनाए थे खुद से। हाँ, अगर आप बिल्कुल भी नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर जो आपने बुक खरीदी है, जहाँ से क्वेश्चन लिया, उसमें आंसर फ्रेम किया हुआ, वो आप उसको भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो आप इस तरह से 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन आप सारे कंप्लीट कर लें, जो कि मतलब बेसिक चीज़ है पर्टिकुलर उस टॉपिक की। अब जैसे सब टॉपिक था नर्मदा नदी, टॉपिक था मध्य प्रदेश की नदियाँ, सब टॉपिक था नर्मदा नदी। तो टॉपिक नदी के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट हुआ नर्मदा नदी। ऐसे आप 6, 7, 8, 10 टॉपिक जितनी भी नदियाँ आपकी रहेंगी वो आप कंप्लीट करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में माही नदी है, अद्भुत फैक्ट है उसका, कर्क रेखा को वो 2 बार काटती है। जनरली आप देखने जाएंगे तो इतने बड़े भारत में कोई नदी नहीं है। अगर आप पीएससी की तैयारी नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि माही नदी नाम की भी नदी कोई मध्य प्रदेश में है। मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ। तो पीएससी से आपको बहुत सारी चीज़ें रोचक भी पता चलती हैं। तो आपने टॉपिक नदी, सब टॉपिक के आपने सारे बेसिक नोट ऐसे बना लिए। अब जब टॉपिक आपका ख़त्म हुआ मध्य प्रदेश की नदियाँ, एक सब टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपको आंसर राइटिंग कर लेनी है उस सब टॉपिक की। जो क्वेश्चंस आपको मार्केट में जो मैंने बुक्स बताई हैं 2 नंबर की, 5 नंबर की, 2 की, 7 की और 10 की मंगा के उस टॉपिक की क्वेश्चंस निकाल लेने, क्योंकि वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन ही दिए हैं वहाँ पे। ओल्ड पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं, संभावित क्वेश्चन जिनको बोलते हैं। तो टॉपिक, सब टॉपिक कंप्लीट होने के बाद वो क्वेश्चन आंसर आप तैयार कर लीजिए, जो आपने प्रिंट आउट फॉर्म में 2 मार्कर्स, 7 मार्कर और 10 मार्कर्स के पेजेस निकाले हैं। देन ये काम कंप्लीट हो जाने के बाद जब टॉपिक कंप्लीट होता है मध्य प्रदेश की नदियाँ, आप ऑब्जेक्टिव बुक्स मध्य प्रदेश की प्रेफर कीजिएगा। कोई भी 2 बुक्स जो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, 2 बुक्स हैं जो बहुत अच्छी हैं मध्य प्रदेश की। एक मैग्रो हिल की जो तिवारी जी की एमपी जी की ऑब्जेक्टिव बुक है। दूसरी मैंने मतलब परीक्षाधाम पब्लिकेशंस की बुक पढ़ी है मध्य प्रदेश की ऑब्जेक्टिव, वो भी 2024 की काफ़ी अपडेटेड बुक है। उन्होंने क्या किया, जितना सिलेबस आपका है प्री की यूनिट्स में उसी हिसाब से ऑब्जेक्टिव को डिवाइड कर दिया, तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिल जाएगा उससे। तो आप उस टॉपिक का फिर ऑब्जेक्टिव लगाइए मध्य प्रदेश की पूरी नदियों का, जब पूरा ख़त्म हो गया। तो आप जब नदियों का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आप देखेंगे कोई आपको बहुत सारे नए फैक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके नोट्स में नहीं होंगे, जो आपने चाहे क्लास से बनाए हों चाहे आपने बेसिक बुक से बनाए। क्योंकि जो ये क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली बहुत सारी परीक्षाएं, व्यापम मध्य प्रदेश, वेरियस पोस्ट में जो पोस्ट निकालती है मध्य प्रदेश सरकार, उसमें आयोजित होने वाली सारी परीक्षाओं के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। प्लस इसमें ओल्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं, प्लस इसमें और क्वेश्चन वो लोग अपने हिसाब से एक्सपेक्टेड बनाते हैं। इवन 2023 में पटवारी का इतना बड़ा एग्जाम हुआ, इतने सारे फेजेस में एग्जाम हुआ, बहुत सारे एमपी के नए नए क्वेश्चंस बने, वो सारे क्वेश्चन भी आपको इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे नए फैक्ट आ गए। बट आपको करना क्या है, या जो मैंने किया मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट, कि बेसिक नोट जो आपने बनाया है सपोज़ नर्मदा नदी का, आपको एक फैक्ट मिलता है
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से नया फैक्ट नर्मदा नदी के बारे में, वो आपको वहाँ डाल देना है। एग्जाम्पल के लिए तैरता हुआ सोलर प्लांट कौन सी नदी पर लगाया जा रहा है? ओमकारेश्वर नर्मदा नदी, खंडवा जिला। नया फैक्ट आपकी हो सकता है क्लास में पढ़ाया गया, हो सकता है नहीं भी पढ़ाया गया, हो सकता है बुक में हो ना भी हो, बट रिलेटेड फैक्ट है नदी का। नदी का भी हो जाएगा, आपका एनर्जी का भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। 3 चीज़ें आप उसमें इस तरह से आपको एक टॉपिक के मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव बुक में 150 से 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप अगर वो सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं, वो फैक्ट जो आपको नए मिले वो आप उसमें ऐड कर देते हैं, बेसिक नोट से आप आंसर राइटिंग कर लेते हैं, फिर 97%, 98%, 100% तो लाइफ में कुछ भी डिक्लेयर होता नहीं, बट 97-98% आपका ना तो प्री का क्वेश्चन बाहर जाएगा, ना मेंस का क्वेश्चन बाहर जाएगा मध्य प्रदेश से। प्री के क्वेश्चंस में आप बिलीव करो कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, जितने आप क्वेश्चंस लगाएंगे, बार बार क्वेश्चन लगाएंगे आपके आंखों के सामने से क्वेश्चन निकलेगा, तो आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में सही करके आएंगे। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हो 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपने 1 या 2 बार पढ़े होते हैं, लेकिन आप वहाँ पे गलत करते हैं। वही क्वेश्चन अगर आपने 6, 7, 8 बार पढ़े होते तो शायद आप वहाँ पे उसको करेक्ट करते। तो बहुत सिंपल है, मतलब टॉपिक, सब टॉपिक, डिटेल, बेसिक नोट्स से आंसर राइटिंग। व्हेन टॉपिक इज़ कंप्लीटेड, मतलब आपका टॉपिक जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा के उस टॉपिक की जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिले हैं वो आपको उस नोट्स में डाल देने हैं, तो आपका वो टॉपिक मेंस प्री सब के लिए कंप्लीट हो जाएगा। अभी बात रही प्री में जैसे मैंने आपको बताया पहले 25 क्वेश्चन था, मतलब 30-35 क्वेश्चन हुआ 20 के बाद, और अब 45 से 50 क्वेश्चन आपको एमपी का देखने मिलेगा। तो मैं इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं डालूँगा, कोई शॉर्ट्स वीडियो भी नहीं डालूँगा। मैंने क्या डिसाइड किया है कि जो कम्युनिकेशन का एक सेक्शन होता है, मैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूँगा, और ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ तो भी नहीं डाल दूँगा कि मतलब आज मेरा मन हुआ कि मैं कृषि पढ़ रहा हूँ, मैंने उठा के कृषि वाला क्वेश्चन बनाया और आपको डाल दिया। नहीं, उससे क्या आपने वो सॉल्व किया, आपको भी कुछ उससे मिलने वाला नहीं है, आप फिर उसके बाद भूल जाओगे। मैं चैनल पे ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि टॉपिक वाइज, जैसे मध्य प्रदेश स्टार्ट होता है मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से, तो मैंने कुछ क्वेश्चन 20-25-30 क्वेश्चन अभी डाले हुए हैं चैनल पे। उसका जो डिस्क्रिप्शंस दे रहा हूँ, जिस क्वेश्चन में पॉसिबल है, जिसमें पॉसिबल नहीं है तो उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, या जिसका मेरे को लगता है कि इसका आंसर क्या ही लिखेंगे अपन 3 नंबर में, या सॉरी 2 नंबर में। अदरवाइज़ मैं जनरली आंसर तो दे ही रहा हूँ, प्लस डिस्क्रिप्शंस में आपको 2 नंबर में आंसर लिखने के लिए अगर वो चीज़ आती है, वो शब्द आता है या वो टॉपिक आता है, तो फ्रेमिंग किया हुआ 2 नंबर का सीधा आपको आंसर भी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिख के दे रहा हूँ, और इतने अच्छे फैक्ट्स के साथ दे रहा हूँ कि अगर आप वो फैक्ट्स के साथ आंसर लिखते हो मेंस में, तो कोई 2 में से 1.5 नंबर नहीं देगा, 2 ही नंबर देगा। और कुछ क्वेश्चन जो मतलब बड़े हैं उनमें तो मैं ऐसा भी कोशिश कर रहा हूँ कि इतने सारे फैक्ट्स और आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ कि 7 मार्कर भी लिखना हो तो आप लिख सकें। हाँ, थोड़ा आपको पिक्टोरियल वर्क जो अपन आंसर राइटिंग में करते हैं या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, वो आपको खुद थोड़ा सीखना होगा। समय रहेगा आगे चल के, मैं वो भी थोड़ा आपको यहाँ चैनल पे बताऊँगा। लेकिन जो बेसिक अभी एजेंडा है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, वो एजेंडा बहुत सिंपल है कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा होती है लोक सेवा आयोग की, जिसकी मदद से आप सिविल सेवक बनते हैं मध्य प्रदेश के, उसमें मध्य प्रदेश का वेटेज बहुत ज़्यादा है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। मैं इस चैनल पे टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूँगा। ऑब्जेक्टिव के आंसर्स में, डिस्क्रिप्शंस में मैं ट्राई करूँगा बेस्ट से बेस्ट 2 नंबर का आपको 7 नंबर का डेटा रेडी करके देने का। अगर आप वो सेम डेटा आंसर में फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगी। तो इसी के साथ साथियों नमस्कार, यही मेरा मतलब ऑब्जेक्टिव था जो मैंने आपको बताया वीडियो बनाने का, और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल हो, और जितना समय मिलेगा मैं आपको ये जो कम्युनिटी करके सेक्शन है उसमें डालता रहूँगा। अब अभी जो मैंने कुछ डाले हैं वो आप चेक भी कर सकते हैं, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। बाकी मैं अभी 5-6 टॉपिक तो कंप्लीट पहले करता हूँ,
फिर आप लोगों के रिस्पॉन्स का इंतज़ार करता हूँ। डेफ़िनेटली आपको ये काफ़ी फ़ायदा करेगा। आपको सीधा-सीधा वहीं से पूरा मतलब फ्रेमिंग मिल जाएगा आंसर का। आपको आंसर, क्योंकि टॉपिक तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, आंसर फ्रेमिंग बहुत टफ़ है। और जितना मेंस तो गेम ही प्रेजेंटेशन का है। आप अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे तभी आप आगे निकलोगे। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।